बड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा उलटफेर है। अगर आपके केंद्रीय मंत्री जिनको उतारा गया था कि आप पूरी भिंड मुरैना वाली बेल्ट में आप वहां पर साधिए, जो डेंट वहां पर लगा चुकी थी कांग्रेस पहले, उसको आप ठीक कीजिए और वहां पर बीजेपी के लिए आधार मजबूत कीजिए, तो दो बड़े चेहरे नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर अगर ये पीछे हो रहे हैं और बीजेपी एज ले जा रही है, तो आप समझ लीजिए बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और मैं अनिल सर आपसे ही पूछना चाह रहा था, इसका मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान का कद और बड़ा होगा। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, केंद्रीय नेता अगर आकर वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या ये शिवराज सिंह चौहान का इस समय आप कद क्या देख रहे हैं सर? क्योंकि उनके साथ में कैबिनेट के सहयोगी नरोत्तम मिश्रा पीछे, केंद्र से जो भेजे गए थे वो पीछे, इसमें शिवराज सिंह चौहान कहां देख रहे हैं आप? देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान तो कुदरती बात है मजबूत होते नजर आएंगे। ये दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली से भेजा गया, नरोत्तम मिश्रा भी एक हिंदुत्व की जो फोर्स थी उनके कैंडिडेट थे और वो अपने आप को उन्होंने आगे रखा था मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो ये जाहिर है एक दो अलग किस्म के मॉडल राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल रहे हैं। मध्य प्रदेश, अगर राजस्थान में अभी के ट्रेंड के हिसाब से 100 सीटों की मेजॉरिटी अगर बीजेपी ले जाती है तो वसुंधरा का वर्चस्व कम हो जाता है, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और जो कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है, अगर हालांकि अभी बीच में मैं ट्रेंड देख रहा था कि बीजेपी फिर पिछड़ रही है, लेकिन अगर बीजेपी आगे रहती है और सरकार बनाने की कवायद में है तो शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी पोजीशन एक इनविंसिबल बन रही है, उनका कद बढ़ रहा है। दो चैलेंज मुख्य था, नरेंद्र सिंह तोमर एक बहुत बड़ा चैलेंज थे उनके लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, और दूसरा नरोत्तम मिश्रा थे, तीसरा प्रहलाद पटेल है। अब मुझे नहीं मालूम वो कहां है, कितना चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, लेकिन प्रहलाद पटेल इतने बड़े दावेदार नहीं थे जितने बड़े दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर और वो दावेदारी अपने आप में कमजोर पड़ जाएगी अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो। ठीक बात है। अब चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे संवाददाता योगेश खरे इस वक्त हमारे साथ जोड़ रहे हैं। योगेश, आप जरा बताइए, क्योंकि राजस्थान के जो रुझान आ रहे हैं इस वक्त, उसमें बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। क्या ताजा अपडेट वहां पर, क्या इस वक्त हलचल चल रही है, ये जरा बताइए। जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पर बड़ा उत्साह है। आप देख सकते हैं कि पूरा कार्यालय जो है यहाँ पर सजाया गया है, टीवी स्क्रीन अलग अलग जगह लगाए गए हैं और जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे यहाँ पर आने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि कई लोग जो है वो यहाँ पर जमा है और अपने जो रुझान आ रहे हैं उसकी तरफ देखकर सब खुश हो रहे हैं। अब जी क्या जो कोई रुझान आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आप रुझानों में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और ये चुनाव जो है मोदी जी के नाम पे लड़ा गया है। आप देख रहे हैं जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। आप हर न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। आगे बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जो पिछली सरकार थी वो इस बार जो परंपरा है हर बार चेंज होने की, तो इस बार इसलिए आपको लग रहा है या उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से आपको ये लग रहा है? देखिए, उन्होंने जो काम किया वो तो आपने देखा है, जनता किस तरीके से उनको बता रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करी उन्होंने, पेपर लीक हुए उनके, महिला भ्रष्टाचार में नंबर 1 रहे वो, तो जनता ने उस सब का हिसाब बराबर कर दिया है। उनको जनता ने देख लिया, वोटों के माध्यम से जनता ने उनको बता दिया उन्होंने किस तरीके का काम किया है। कितने उम्मीदवार जीत के आएंगे ऐसे आपको लग रहा है अभी इस बार जो है? जी, जो पहले गणित बता रहे थे कि बीजेपी 120 के प्लस आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक किया है, महिलाओं पे अत्याचार किया है, उनसे पब्लिक ऊब चुकी है और उन्होंने चोट है जो डंके की चोट बीजेपी को दिया है। इसलिए आप स्क्रीन में देख सकते हो कि बीजेपी आगे चल रही है, आगे ही रहेगी और ये कांग्रेस जो घोटाले सरकार किया है वो बिल्कुल पीछे रहेगी। लेकिन ये रुझान है, हो सकता है फिर से जो दोपहर में हो जाए उसमें कांग्रेस आगे चली। ये शुरुआत में श्री गणेश हो चुका है, ये आखिरी तक आपका बिल्कुल डंके की चोट पे 140 सीटें राजस्थान में आएगी, ये मैं कह देता हूँ। ईटीवी राजस्थान में पिछली जो बीजेपी की सरकार आई थी उसमें भी 8:10 में मेरा ही इंटरव्यू था और 21 में सलट गया था अशोक गहलोत। और जो बिजली जो है, बिजली में फ्लू चार्ज के नाम से राजस्थान में आपको जानकारी दूं, हर महीने 1000 रुपया वसूला जा रहा है उपभोक्ताओं से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पानी कहाँ भरी दे रहे हैं, पानी है ही नहीं, पीने का पानी है ही नहीं, कोई योजना ही नहीं है। सेंट्रल जो पैसा आया था हमारे गजेंद्र सिंह जी वहां से, वही खर्च नहीं कर पाया। लेकिन अभी मुख्यमंत्री के तौर पर किसको आप देख रहे हो? देखो, मुख्यमंत्री तो देखो पार्टी जो भी है सर्वसम्मति से जो भी हमारे हाईकमान करेंगे निश्चित वही होगा।
सीटें जो आ रही है वो आप देख ही रहे, राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की डंके की चोट के आप देख सकते हैं कि कितना खुशी का माहौल आप बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ग्राउंड की नब्ज हमें बताई है योगेश। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है दीपक, कि आंकड़े देखिए बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब बीजेपी फिर से आगे हो गई है एमपी में। नहीं, कमाल है। एक चीज और देखिए, योगेश की जो रिपोर्ट थी उसमें आप देखिए जो बीजेपी के जुबान पर जो मुद्दे हैं वो सारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। क्षेत्रीय मुद्दे, वो बिजली की बात कर रहे हैं, वो पानी की बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ी है और इस बार स्टांस चेंज किया है, क्षेत्रीय मुद्दों पे उसी का फायदा मिलता हुआ दिख भी रहा है। अनिल सर, आपका क्विक एनालिसिस, आप देख रहे हैं सारे बीजेपी वाले एक तो बहुत ज्यादा जोश में नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पटाखे चल रहे हो, नाच गाना चल रहा हो, ऐसा नहीं है, शायद थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। और दूसरा, क्षेत्रीय मुद्दे उनकी जुबान पर ज्यादा है राजस्थान के संदर्भ में। तो आप ये स्टांस का चेंज देख रहे हैं या राज्यों की राजनीति ऐसी ही होती है? नहीं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, ये स्टांस में चेंज है। हालांकि मोदी जी ने कैंपेन, मोदी जी ने लीड की, लेकिन अगर उनके स्पीचेस, अगर आप उनके भाषण सुनिए तो उन्होंने भी क्षेत्रीय मुद्दे जो है उभारने की कोशिश की। लाल डायरी, करप्शन की बात की, महिलाओं के उत्पीड़न की बात की, पेपर लीक की बात की। वो भी यही लोग, इनके केंद्रीय नेतृत्व, अमित शाह जी अपनी रैलीज में करते रहे हैं, जेपी नड्डा की पब्लिक मीटिंग होती रही है, ये क्षेत्रीय मुद्दे वो भी उभारते रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो रीजनल इश्यूज हैं वो आप कह रहे हैं कि वो भी उभारते रहे। जो केंद्रीय, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने भी लोकल मुद्दों को तरजीह दी, लिहाजा उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ कुछ और मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो शुरुआती 1-1.25 घंटे के रुझान आए हैं गुलरेज शेख साहब, उसमें रुझानों में आप राजस्थान में सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, एमपी में कांटे की टक्कर है, छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। रुझानों पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, रुझान है और रुझान सकारात्मक आ रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। विशेषकर मैं मध्य प्रदेश में हूं और मध्य प्रदेश में तो हम अभूतपूर्व जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है, लेकिन जैसे ही मतपेटियां खुलेंगी तो आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है 70 के नीचे सिमट जाएगी, बीजेपी 170 के ऊपर जाना निश्चित है। और यहाँ पर तो हमने मिठाई का भी ऑर्डर दे दिया है, फटाके भी हम ला चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में तो हम जश्न मनाने की, दिवाली मनाने की तैयारी में है। और ये युवाओं को हमने जिस प्रकार से अवसर दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, इन्वेस्टमेंट लाकर, बहन बेटियों का सशक्तिकरण किया है। चाहे पहले उसको लाडली लक्ष्मी बनाया गया, फिर उसका मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना में उसका विवाह कराया गया, अब उसको लाडली बहना बनाया गया। गुलरेज शेख साहब, छत्तीसगढ़ में आप क्यों पीछे दिख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में क्या चूक हो गई आपसे? नहीं, छत्तीसगढ़ में भी हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और छत्तीसगढ़ में भी शाम होते होते आप हमारी तारीफ ही करेंगे।